दोस्तों जैसा हमने वादा किया था, वादे के तहत आज हम लेके आ गए पहला चैप्टर ग्रेविटेशन एंड के इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पिछले 4-5 सालों में आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछे गए, वो चीजें गाइज मैं आपके सामने रखने वाला हूं विद सॉल्यूशन के साथ। ओके गाइज, नेक्स्ट चैप्टर आपको पता है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, या तो जो अलजेब्रा ज्योमेट्री जो रूटीन वाइज है, अब वो चीजें आपको लाइन वाइज अब दिखने वाला है। दोस्तों यहाँ एक चीज और मैं आपको बोलना चाहूंगा, इस वीडियो पे अराउंड 1000 लाइक अब आना तो आना ही चाहिए। अगर 1000 लाइक आया तो गाइस ये पीडीएफ भी मैं आप सभी को बिल्कुल फ्री दूंगा। मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, उसको ज्वाइन कर लेना। देन इसके बाद टेलीग्राम दिया हुआ, उसको ज्वाइन कर लेना, जिससे गाइस आपके लिए पढ़ना बहुत आसान कर दिया जाएगा। मैं बोलना चाहूंगा बोर्ड एग्जाम मतलब ओनली गिरी ट्यूटोरियल। अगर आपको स्कोर करना है और आप चाहते हो कम टाइम में भी पढ़ के ज्यादा स्कोर करना, तो भाई गिरी ट्यूटोरियल को आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। चलो बिना देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं ग्रेविटेशन। एंड गाइज नेक्स्ट क्या चाहिए, कमेंट बॉक्स में लिखना जरूर, कमेंट बॉक्स में लिख के जाना गाइज हर बच्चा, जिससे हमें भी एक मोटिवेशन है कि भाई बच्चे तैयार हो चुके हैं एंड आज के आज इन सभी क्वेश्चंस को आपको कंप्लीट करना है। ओके एंड दोस्तों आपको जो भी चैप्टर डिटेल में देखना है, बस चैप्टर का नाम लिखो, वन शॉट लिखो, डायरेक्ट गिरी ट्यूटोरियल लिखो, आपके आंखों के सामने बेहतरीन तरीके से आ जाएगा। मतलब डिफिकल्ट चैप्टर भी डालो, मेटलर्जी डालो, एक बार देखो तो, या साइंस 2 का राहुल सर का जाके देखो, आपको समझ में आ जाएगा राहुल सर ने किस तरह से साइंस 2 को बेहतरीन तरीके से बनाया हुआ है। तो चलो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे एक और चीज बताना चाहूंगा कि देखो गाइस, आप अगर देखोगे फोकस करोगे ना, मैं कुछ चीज आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखो, ये हमारे साइंस का नोट्स है। ओके, ये जो है साइंस का हमारा नोट्स है। ये देखो, ये साइंस का नोट्स है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। भाई मैं बोल रहा हूँ ना, साइंस के सभी नोट्स जो अभी मैं आपको करवा रहा हूँ, ये बोर्ड एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। और ये आप जाके देखोगे ना, अगर जो हमारे नोट से जो तैयारी करता है ना भाई, एग्जाम्स उसके लिए बहुत सिंपल हो जाता है। एंड हमने अपने ऐप पे भी नोट्स रखा है, आप जाके परचेस कर सकते हैं। इवन गई दंगल बैच 25 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। दंगल बैच के बारे में इंफॉर्मेशन लेना तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका वीडियो का लिंक डाल देता हूँ, एंड साथ में हेल्पलाइन नंबर भी है, उस पर आप कॉल कर सकते हो गाइस। बहुत मिनिमम प्राइस है एंड सबसे बड़ी बात, प्रदीप सर एंड राहुल सर से डायरेक्ट मिलने का मौका मिलेगा और मोटिवेशन वहीं बढ़ जाता है। तो चलो ग्रेविटेशन में गाइस पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पिछले कई सालों में पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि एक्सप्लेन व्हाई द वैल्यू ऑफ जी चेंज इफ वी गो इनसाइड द अर्थ। अगर हम अर्थ के अंदर जाते हैं तो वैल्यू ऑफ जी क्यों चेंज होता है, क्यों चेंज होता है। सबसे पहली बात तो गाइस मैंने पहले बता दिया कि हम जब डेप्थ में जाते हैं तो वैल्यू ऑफ जी चेंज होता है। यहां मैं एक सिंपल सा आपको फॉर्मूला भी बताना चाहूंगा, जिससे आपको थोड़ी चीजें और क्लियर हो। अब देखो इस जी इक्वल टू जीएम अपॉन आर स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला है। गाइस जब हम डेप्थ में जाते हैं ना, डेप्थ में जाते हैं तो ये मान लो अर्थ है, मैं डेप्थ में यहां पहुंच गया, यहां जब पहुंचा तो यहाँ दोनों चीजें कम होती है। अब मैं जब यहां पहुंचा ना, अब मेरे लिए अर्थ का मास बस इतना ही है, मतलब अर्थ का मास भी डिक्रीज हुआ। पहले अर्थ का रेडियस इतना था, पर अब अर्थ का रेडियस मेरे लिए बस इतना ही रहेगा। मतलब इवन दोनों चीजें कम हो रही है, मास भी कम हो रहा है, रेडियस भी कम हो रहा है। मैं थोड़ा फिर से यहां पहुंच गया, अब और अंदर गया तो फिर से मास कम हुआ और मास के साथ रेडियस भी कम हुआ। मतलब दोनों चीजें डिक्रीज हो रही है जब मैं डेप्थ में जा रहा हूं, और डेप्थ में जाने के बाद एम भी डिक्रीज होता है और आर भी डिक्रीज होता है। अगर दोनों चीजें डिक्रीज हो रही है तो भाई इतना मैथ का कैलकुलेशन हमें तो आता है, ऊपर का भी नंबर नीचे का भी नंबर, अगर दोनों डिक्रीज हो रहा है तो रिजल्टेंट वैल्यू भी अपने आप क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो गाइस एज वी गो इनसाइड द अर्थ, दैट टाइम मास ऑफ द अर्थ एज वेल एज रेडियस ऑफ द अर्थ दोनों डिक्रीज होता है। एंड दोनों डिक्रीज होने की वजह से गाइस क्या होता है, कंबाइंड रिजल्ट ऑफ द चेंज, मतलब कंबाइंड इफेक्ट ऑफ द जी विल आल्सो चेंज, क्योंकि आर और एम भी चेंज होता है, समझ लो। इसलिए जब हम डेप्थ में जाते हैं तो क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, चेंज होता है, डिक्रीज होता है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन साइंटिफिक रीजंस, ये बहुत बार पूछा गया है एग्जाम्स के अंदर। क्या था, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बट मास कांस्टेंट रहता है। वेट चेंज होता है बट मास कांस्टेंट होता है। भाई देखो पहली बात तो मैं बताना चाहूंगा, मेरे को आप किधर भी किसी भी प्लैनेट पे उठा के लेके चले जाओ, किसी भी प्लैनेट पे उठा के लेके जाओ, मेरा मास वही रहेगा पर मेरा वेट चेंज होगा। क्योंकि वेट किससे बनता है दोस्तों, वेट बनता है हमारा मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से। तो गाइस ये अर्थ पे अगर मैं बात करूं तो अर्थ पे भी इक्वेटर पे अलग होता है, अर्थ के इक्वेटर पे अलग होता है, पोल्स पे अलग होता है। इवन गाइस अर्थ पे तो अलग होता है, इवन हम प्लैनेट चेंज करेंगे वहां भी अलग होता है।
तो भाई हर जगह इसकी वैल्यू क्या होती है, चेंज होती है। और इसकी वैल्यू अगर चेंज होगी, ये तो चलो सेम रहता है, ये हर जगह सेम रहता है, पर इसकी वैल्यू चेंज होने की वजह से दोनों का मल्टीप्लाई करने पे डब्ल्यू की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। मान लो मैं किसी ऐसे प्लैनेट पे हूं, मान लो जैसे एग्जांपल मेरा मास 5 है, मैं किसी प्लैनेट पे हूं जिसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 है, तो वहां हो जाएगा वेट मेरा 50 न्यूटन हो जाएगा। अब अगर मैं किसी ऐसे प्लैनेट पे हूं, मास तो मेरा सेम है, जहां एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 5 है, तो मेरा वेट कितना हो जाएगा, 25 न्यूटन। समझ में आ रहा? तो गाइस कहने का मतलब क्या होता है, मास तो क्या है, बेसिक प्रॉपर्टी है। मास इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, ये चेंज नहीं होता, इट डज नॉट चेंज, ये चेंज नहीं होता। और जो वेट होता है, वो वेट किस पे डिपेंड करता है, ग्रेविटी पे डिपेंड करता है, और ग्रेविटी पे डिपेंड करने के कारण ये प्लेस टू प्लेस चेंज होता है, और प्लेस टू प्लेस चेंज होने के कारण टोटल रिजल्टन भी क्या होता है, वेट का क्या होता है, चेंज होता है। और यही प्यारा सा साइंटिफिक रीजन है कि वेट क्या होता है, प्लेस टू प्लेस चेंज होता है। क्यों चेंज होता है, बिकॉज ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी क्या होता है, चेंज होता है। अब अगला क्वेश्चन का इस एग्जाम में बहुत बार पूछा गया और वैसा ही सेम टू सेम है। विल द वैल्यू ऑफ जी बी सेम एवरीवेयर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, जस्टिफाई योर आंसर। गाइस ये क्वेश्चंस पूछा गया बहुत बार, क्या वैल्यू ऑफ जी सेम रहता है हर जगह, आप अपने आंसर को जस्टिफाई करो। तो भाई पहली बात बता देता हूं, नहीं, बिल्कुल सेम नहीं था। नो, द वैल्यू ऑफ जी इज नॉट द सेम एवरीवेयर ऑन द अर्थ सरफेस, हर जगह सेम नहीं होता है। और इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन होता है कि अर्थ का जो रोटेशन होता है, अर्थ के रोटेशन के कारण जो हम अगर मैं बात करूं, अर्थ का जो इक्वेटर होता है वो वाइडर होता है, इस तरह से ज्यादा चौड़ा होता है। अगर आप ये इक्वेटर होते हैं, ये दोनों क्या होते हैं, पोल्स होते हैं। सो गाइस इट्स बिकम वाइडर एट इक्वेटर, इक्वेटर पे ज्यादा चौड़ा होता है, एंड फ्लैटर एट पोल्स, और पोल्स पे देखो कितने कम जगह है। तो रोटेशन, अर्थ के रोटेशन के कारण ये चीजें हो पाई है। और हर जगह डिस्टेंस अलग अलग होने के कारण, क्योंकि देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फॉर्मूला किससे बनता है, जीएम अपॉन आर स्क्वायर से बनता है, और ये दोनों एक ऊपर है एक नीचे, मतलब कहने का मतलब या इनवर्स रिलेशन है। इनवर्स रिलेशन का मतलब होता है अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा, या तो अगर ये कम हो रहा है मतलब ये बढ़ेगा। तो कहने का मतलब देखो यहाँ डिस्टेंस ज्यादा है, इक्वेटर पे डिस्टेंस ज्यादा है, मतलब आर ज्यादा है, और डिस्टेंस ज्यादा है तो वहां जी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये इसी से आप समझ सकते हैं, इक्वेटर पे डिस्टेंस ज्यादा है, डिस्टेंस ज्यादा मतलब रेडियस ज्यादा बड़ा है, डिस्टेंस ज्यादा है, और डिस्टेंस ज्यादा है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम हो जाएगा। अब पोल्स पे अगर हम देख लेते हैं, पोल्स पे क्या होता है, पोल्स पे डिस्टेंस कम होता है, पोल्स पे डिस्टेंस कम होता है, और डिस्टेंस कम होने के कारण एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट। ओके, बस ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आपका काम हो जाएगा। तो वही चीज है गाइस, ये लिखा हुआ है कि रेडियस इज लार्जेस्ट एट द इक्वेटर एंड स्मॉलेस्ट एट द पोल। और यही रीजन है कि हर जगह वैल्यू ऑफ जी क्या होती है, अलग अलग होती है। और एग्जांपल भी देखो, जैसे मैं आपसे पूछूं, मैंने अभी पूछा कि जी कहां ज्यादा होता है, तो जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहां ज्यादा होता है, भाई देख, अर्थ को देख के ही बता दो डायरेक्ट, यहाँ डिस्टेंस कम, मतलब यहाँ जी मैक्सिमम होगा, पोल्स पे जी मैक्सिमम होता है, और इक्वेटर पे जी मिनिमम होता है, क्योंकि डिस्टेंस यहाँ ज्यादा इसलिए जी मिनिमम है। तो वही चीजें यहाँ हमने लिख के दिया हुआ है। हाईएस्ट एट द पोल कितना, 9.832 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड गाइस इक्वेटर पे जो रहता है वो 9.7 पर मीटर 9.78 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रहता है। ओके, अब इसके बाद गाइस ये देखो, ये तो डायग्राम सबसे प्यारा है भाई, कैप्लर बाबा ने इसके बारे में रिसर्च करके बताया था। और इसमें फिर से गाइस देखो, मेरे नोट, ये सभी चीजें मैं आपको दिखा रहा हूं, अगर आपने नोट्स कर लिया ना भाई, सब कुछ हो जाएगा। इसलिए बोल रहा हूं, दंगल बैच जुड़ना बहुत जरूरी है। अगर बोर्ड एग्जाम मतलब ओनली गिरी ट्यूटोरियल, यही स्लोगन चलना चाहिए। तो कैप्लर फर्स्ट लॉ, कैप्लर बाबा ने अपने फर्स्ट लॉ के थ्रू क्या बोला है, किसी भी प्लैनेट का जो ऑर्बिट होता है, ऑर्बिट मतलब जहां प्लैनेट रिवॉल्व होता है, जहां प्लैनेट रिवॉल्व होता है, तो ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट इज एन इलिप्स। प्लैनेट का जो ऑर्बिट होता है, जहां वो घूमता है, वो इलिप्टिकल ऑर्बिट होता है। एंड इलिप्स के पास हमेशा दो फोकस होते हैं। कितने फोकस है, दो फोकस होते हैं। तो किसी दोनों फोकस में से, ये दो फोकस में से कहीं एक फोकस पे सन हमारा सिचुएटेड होगा। कहने का मतलब पहला लाइन यही है कि प्लैनेट का जो ऑर्बिट होता है, जहां घूमता है, वो कहता है इलिप्टिकल होता है, और सन, क्योंकि इलिप्स के पास दो फोकस होते हैं, तो सन किसी दो फोकस में से एक फोकस पे क्या होता है, सिचुएटेड, या तो इस पे या तो इस पे। यही पहला लॉ है। तो द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन इलिप्स विद द सन एट वन ऑफ द फोकाई। हो गया, काम खत्म, सन किसी एक फोकस पे सिचुएटेड होता है। एंड सेकंड लॉ बहुत सिंपल सी बात है, लाइन ज्वाइनिंग, ये हमारा प्लैनेट और ये सन। अगर हम यहां से लाइन ज्वाइन करते हैं गाइस, जैसे मैं बताऊं, एक घंटे में 1 किलोमीटर कवर किया,
दूसरे 1 घंटे में भी 1 किलोमीटर कवर किया, तीसरे 1 घंटे में भी 1 किलोमीटर किया कवर किया। सेकंड लॉ के थ्रू यही बताया जाता है कि स्वीप्स इक्वल एरिया एंड इक्वल इंटरवल टाइम, इक्वल टाइम के अंदर इक्वल एरिया कवर करता है। प्लैनेट हमारा इक्वल टाइम के अंदर इक्वल एरिया कवर करता है, यही केपलर बाबा ने सेकंड लॉ के थ्रू बताया है। एकदम सिंपल सा। देन तीसरा लॉ, बहुत सारे बच्चे टेंशन लेते हैं, मैंने सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताया, बस ये याद रखो। ये अगर आपको याद है तो आपका काम हो गया। टी स्क्वायर, अच्छा मैं इधर इधर लिखता हूं जिससे आपको दिख नहीं रहा होगा, हाँ इधर, चलो मैं, तो टी स्क्वायर स्क्वायर ऑफ पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस, और मीन डिस्टेंस किसका, प्लैनेट और सन की बात हो रही है ना, तो इनके बीच का ही मीन डिस्टेंस होगा। तो स्क्वायर ऑफ पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू क्यूब, 3 मतलब क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस फ्रॉम सन टू प्लैनेट। ओके, ये हो गया हमारा। अब जब भी मैं प्रोपोर्शनल के साइन को हटाऊंगा, दो चीजें लगती, इक्वल और कांस्टेंट। इक्वल, जब भी प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे दो चीजें लगती, इक्वल और कांस्टेंट। अब गाइस ये डिवाइड में आ जाएगा, इक्वल टू के, तो ये हो गया हमारा केपलर बाबा का थर्ड लॉ। बस ये अगर याद है तो स्टेटमेंट रट्टा मारने की जरूरत नहीं है भाई, बस यहीं से स्क्वायर ऑफ पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस फ्रॉम द सन टू प्लैनेट या प्लैनेट टू सन, खत्म। बस ये डेरिवेशन इतना कर दो, केपलर बाबा का थर्ड लॉ भी हो गया। फ्री फॉल, द मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी अलोन, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर बस ओनली ग्रेविटी के कारण नीचे गिर रही है तो हम उसको बोलेंगे फ्री फॉल। क्या कहेंगे, फ्री फॉल। एंड फ्री फॉल के लिए कुछ कंडीशन, सबसे पहले ऑब्जेक्ट की, जैसे मैं अभी ये मार्कर पकड़ के रखा हूं, तो इसका स्टार्टिंग वेलोसिटी क्या है, 0, तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 0, स्टार्टिंग की वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। एंड साथ में गाइस अब देख, जैसे अब मान लो मैं चीटी को छोड़ देता हूं, चीटी को ऐसा छोड़ देता हूं, एडिटर भाई अगर आप सुन रहे होगे तो चीटी एक छोड़ देना, अगर एडिटर ने चीटी नहीं छोड़ा तो समझ लेना एडिटर का फोकस नहीं है। एडिटर के बारे में बोला, एडिटर भाई कहाँ हो ऐसा कमेंट बॉक्स में लिख देना। अगर एडिटर ने यहाँ चीटी नहीं छोड़ा तो ऐसा बोल लिख देना, एडिटर भाई कहाँ हो ऐसा लिख देना, एडिटर प्रेम भाई कहाँ हो आप, ऐसा लिख देना कमेंट बॉक्स में। सो अगर मैं यहाँ चीटी छोड़ता हूँ, अगर तेज से हवा आता है तो भाई चीटी ऐसा है, मतलब जो उसकी स्पीड है वो उसकी स्पीड को, उसके मोशन को अपोज करेगा। तो भाई अगर मान लो यहाँ वैक्यूम है तो कोई चीज, कोई ऑब्स्टेकल्स नहीं आने वाला। वैक्यूम मतलब यहाँ एयर है ही नहीं, बट अगर वैक्यूम नहीं है, एयर पार्टिकल्स है, डस्ट पार्टिकल्स है, तो ये मोशन को क्या करेगा, अपोज करेगा। और मोशन को अपोज करने के कारण इसको ट्रू फ्री फॉल नहीं कहते। तो गाइस अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हम लोग रिलीज करते हैं सर्टेन हाइट से, तो क्या आता है, उसके मोशन को अपोज किया जाता है ड्यू टू ऑब्स्टेकल्स मतलब एयर पार्टिकल्स हो गए, एयर्स हो गए, इसके कारण उसके मोशन पे इफेक्ट गिरता है। बट अगर मुझे ट्रू फ्री फॉल परफॉर्म करना है तो किसमें पॉसिबल है, ओनली वैक्यूम, इसमें पॉसिबल है ओनली वैक्यूम के अंदर। ओके, अब अगला देखो गाइस, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो ये भाई दो ऑब्जेक्ट, इनके बीच का डिस्टेंस, एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं, इनके बीच का डिस्टेंस d, और अगर आपको याद होगा तो मैं थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ, ये अभी नीचे कलर का प्रॉब्लम ये हो गया। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दोनों ऑब्जेक्ट का पहला मास और दूसरा मास, दोनों का प्रोडक्ट। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, दोनों ऑब्जेक्ट का प्रोडक्ट। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर। ओके, दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर। अब गाइस मैंने क्या बोला, देखो मैंने क्या बोला, एक मिनट इसको फिर से लिख देता हूं। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दोनों के मास का प्रोडक्ट, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, जब मास बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा, मास कम होगा तो फोर्स भी कम हो जाएगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल, दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। बट गाइस ये इनवर्सली और डायरेक्टली का मतलब क्या है, फिर से बोल रहा हूं। अब फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स और ये ऑब्जेक्ट का मास है, इनमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली मतलब अगर फोर्स बढ़ेगा तो मास भी बढ़ेगा, मतलब मास बढ़ रहा है तो फोर्स और बढ़ेगा, मास कम होगा तो फोर्सेस भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर डिस्टेंस कम हो जाएगा तो फोर्स बढ़ जाएगा, और डिस्टेंस बढ़ गया तो फोर्स कम हो जाएगा। जैसे एग्जांपल लेना चाहूंगा,
कि ये अर्थ पे हूं मैं, अर्थ को छोड़ छोड़ के ऊपर जा रहा हूं, ऊपर जा रहा हूं, ऊपर जा रहा हूं, ऊपर जा रहा हूं, मतलब डिस्टेंस बढ़ रहा है। डिस्टेंस क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और डिस्टेंस बढ़ेगा तो भाई प्यार कम हो जाएगा। आप बोलोगे सर दूरियां बढ़ती है तो प्यार बढ़ता है, भाई वो सब बस रील के लिए अच्छा लगता है, ऐसा कुछ होता नहीं है। आप देखो, दूरियां बना लो, ऑप्शन ढूंढ लिया जाएगा, समझ में आ रहा है। सो ये हमारा अर्थ है। डिस्टेंस, डिस्टेंस बढ़ गया, डिस्टेंस बढ़ गया तो भाई क्या कम हो जाएगा? फोर्स कम हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो जाएगा। तो यही कॉन्सेप्ट है और यही कॉन्सेप्ट यहाँ पूरा लिखा हुआ है। यही, अब अगर डेरिवेशंस को सॉल्व करवाना चाहते हो तो डायरेक्ट मैं यहाँ कर देता हूँ आपके लिए। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। तो जब भी हम फोर्स को, जब भी हम प्रोपोर्शनल से साइन को हटाएंगे, पेन ऐसा चल रहा है, एक मिनट यार। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। जब भी हम प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे दो चीजें लगती, इक्वल और कांस्टेंट, इक्वल और कांस्टेंट। यहाँ कांस्टेंट है जी, जिसको ही यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं, m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। ओके, अब गाइस अगर मुझे ये जी चाहिए, बस चेंज करो, ये डिवाइड वाला इसके पास चला जाएगा, ये डिवाइड वाला इधर और ये ऊपर वाला नीचे, m1 m2। अगर इसका यूनिट आपको चाहिए, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन का यूनिट चाहिए, तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। डी मतलब डिस्टेंस ही है, डिस्टेंस का मीटर और स्क्वायर, इसलिए स्क्वायर लगा दिया। मास मास दिया हुआ है इसलिए केजी स्क्वायर लिख दिया, पहले का केजी दूसरे का केजी, तो केजी स्क्वायर हो गया। ये हो गया यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट का डेरिवेशन भी, और साथ में गाइस इसका यूनिट भी मैंने आपको बता दिया, ये हो गया इसका यूनिट। एक और चीज अगर आपको चाहिए, कहीं कहीं ना गाइस मैं बताना चाहूंगा, इस डी के जगह पे ना आर लिखा रहता है, आर। तो डरना नहीं है, उसका मतलब भी वही है, दोनों के बीच का डिस्टेंस, समझ में है, तो घबराना नहीं है। एक क्वेश्चन एग्जाम में और पूछा जाता है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज इज ट्रिपल्ड, अगर दोनों के बीच के डिस्टेंस को मैं ट्रिपल कर देता हूं तो हाउ विल द ग्रेविटेशनल फोर्स चेंज। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना चेंज होगा? तो देखो इस अभी ये फॉर्मूला हमने क्या, फॉर्मूला ये है, अब डिस्टेंस मतलब ये है, डिस्टेंस को अगर मैं ट्रिपल करता हूं तो 3d मैंने लिख दिया, अब ट्रिपल करो तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 और d का क्या हो जाएगा डी स्क्वायर, हो गया काम खत्म। तो द ग्रेविटेशनल फोर्स बिकम 1/9 ऑफ द ओरिजिनल। तो 1/9 ऑफ द ओरिजिनल मतलब 9 हो गया ना, पहले कितना था, ये ओरिजिनल फॉर्म है, कितना बढ़ गया 1/9 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल। ओरिजिनल फॉर्मूला ये है और कितने टाइम्स बढ़ गया 1/9, बस यही, तो बाकी कुछ नहीं है भाई, बहुत सिंपल है, बहुत सारे बच्चे इसको छोड़ के आ जाते हैं। अब चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल हैपन द ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, हाँ ग्रेविटेशनल फोर्स इफ द मास ऑफ द बॉडी इज डबल्ड, इफ द मास ऑफ वन बॉडी इज डबल, एक किसी बॉडी को डबल कर दो। देखो इस फिर से यहाँ फॉर्मूला मैं आपके लिए लिखता हूं पहले, जी एम एम अपॉन डी स्क्वायर। अब किसी एक, मैं बोल रहा हूं कहीं कहीं आर भी यूज होता है, तो डरना नहीं है, दोनों का मतलब एक ही, किसी एक मास को डबल कर देते हैं, मतलब यहां मैंने डबल कर दिया, यहां डबल कर दिया, अब मैं डबल कर दिया, अब ये 2 को थोड़ा आगे ले लेता हूं, थोड़ा अच्छा दिखेगा। तो फॉर्मूला क्या बना, जी एम एम डी स्क्वायर बन गया। ये फोर्स, यही फोर्स ना, बस मैंने क्या किया, बट गाइस ये फॉर्मूला किसका था, ये किसका था, ओरिजिनल फॉर्म का। तो पहले की कंपैरिजन में अगर मैं मास डबल करता हूं तो फोर्स भी डबल हो जाता है। अभी मैंने बताया था मास बढ़ेगा, ये देखो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मास बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा। तो मास को मैंने क्या किया, मास को डबल किया, मास को डबल किया तो देखो फोर्स भी डबल हो जाएगा, क्योंकि ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला अभी बताया फोर्स का है, तो F इक्वल टू डबल ऑफ F। ये देखो ये किसका फॉर्मूला, F का ही है ना, तो अगर मैंने मास बढ़ाया तो फोर्स भी क्या हो गया, डबल हो गया, फोर्स भी क्या हो गया, डबल हो गया। एकदम सिंपल सा गाइस, मास बढ़ाया तो ये कैसे हुआ, मैंने 2 को आगे रख दिया, और ये किसका फॉर्मूला, ये फोर्स का एक फॉर्मूला, तो फोर्स आगे लिख दिया। तो फिर से हमें पता चला कि फोर्स अब क्या हो गया, डबल हो गया। कब डबल हुआ, जब मैंने मास को बढ़ाया। ओके, अब गाइस एस के वेलोसिटी भी पूछा जाता है, बहुत सिंपल सा है, द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड फॉर सैटेलाइट टू एस्केप फ्रॉम अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर निकालने के लिए सैटेलाइट्स को जो मिनिमम वेलोसिटी दी जाती है, ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर निकलने के लिए बहुत टेंशन रहता है भाई। तो ग्रेविटेशनल फोर्स से इसके प्यार को छोड़ के वापस जाना है ना भाई, बहुत ताकत लगानी पड़ेगी। समझ में आया, किसी के अगर किसी को तुमसे लगाव हो गया और उसको तोड़ के तुम्हें वापस जाना है तो भाई इतना आसान नहीं है, तो वैसे समझ लो
वैसे ही समझ लो, द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड फॉर सैटेलाइट टू एस्केप फ्रॉम अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड, अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर निकलने के लिए सैटेलाइट को जो मिनिमम वेलोसिटी दी जाती है उसी को हम एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। अब गाइस एक और क्वेश्चन, उसी तरह क्वेश्चन फिर से गाइस, एक्सप्लेन ऑन विच फैक्टर द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिपेंड। किन किन से? तीन पे डिपेंड करता है। एक, चेंज अलोंग द सरफेस ऑफ अर्थ, ये पहला। दूसरा गाइस, चेंज विद द हाइट, अगर मैं सरफेस पे बढ़ूंगा, पहले मैंने बताया था कि इक्वेटर पे डिस्टेंस ज्यादा होता है, इक्वेटर पे डिस्टेंस ज्यादा होता है, डिस्टेंस ओके, डिस्टेंस ज्यादा है तो जी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। सही बात है। पोल्स पे फ्लैटर रहता है, पोल्स पे डिस्टेंस कम होता है तो जी क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है। डिस्टेंस कम, जी बस वही लिखा हुआ है, तो आपके सामने स्क्रीनशॉट दिख भी रहा है। इसके बाद चेंज विद द हाइट, अभी मैंने बताया था। अब अर्थ को छोड़ के हम लोग ऊपर ऊपर बढ़ रहे हैं, ऊपर बढ़ रहे हैं, मतलब क्या हो रहा है? डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, एंड डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो जी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। समझ लो, जी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। बस यही चीज है। द वैल्यू ऑफ जी इंक्रीज विद द डिक्रीज द हाइट। अब हाँ, अगर मैं अर्थ को छोड़ के वापस आ रहा हूँ, मतलब डिस्टेंस कम हो रहा है, एंड डिस्टेंस कम होगा तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। इसलिए तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है जी। अब मैंने बताया, देखो फॉर्मूला लिखा था, जी इक्वल टू जी अपॉन आर स्क्वायर। डिस्टेंस और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये दोनों में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब आगे, चेंज विद द डेप्थ। डेप्थ के बारे में मैंने पहले स्टार्टिंग में आपको बताया, तो वो आपने सुन लिया होगा, तो मैं फिर से रिवाइज करके मतलब नहीं है। अब डिस्टेंस गिव्स विद मास एंड वेट, भाई बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहले इसका डेफिनेशन दे दो। मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर इन द ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट के बीच में, ऑब्जेक्ट के अंदर जितना मैटर प्रेजेंट है उसको कहते हैं मास। और वेट एक तरह का फोर्स होता है। वेट इज द फोर्स विद विच द ग्रेविटी पुल द एन ऑब्जेक्ट। ओके, आप बहुत शॉक होगा, बहुत लोग ना वेट को अभी आज भी केजी लिखते हैं, जबकि वेट एक तरह का फोर्स होता है। समझ में, एक तरह का फोर्स होता है। अगर मैं इसको रिलीज करूं तो ये ग्रेविटी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ओके, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। सही बात है कि नहीं? अट्रैक्ट करेगा तो एक तरह का, इसीलिए इसका जो यूनिट होता है ना, इसका यूनिट न्यूटन होता है और मास का यूनिट केजी होता है। और ये अभी भी बहुत सारा गड़बड़ करता है। अगर वेट पूछा जाए तो हम लोग जो लिखते हैं और उसके आगे बोलते हैं केजी। नहीं भाई, उनको बोल देना, अगर वेट बोल रहे हो तो न्यूटन बोलो। मैं पढ़ा हुआ, प्रदीप सर पढ़ाया मेरे को। इसके बाद गई मास प्लेस टू प्लेस चेंज नहीं होता, ग्रेविटी चेंज, सॉरी वेट चेंज होता है। वेट क्यों चेंज होता है? मैंने बताया, क्योंकि ये डिपेंड होता है, इट डिपेंड ऑन ग्रेविटी, एंड ग्रेविटी प्लेस टू प्लेस, प्लैनेट टू प्लैनेट चेंज होता है, इसलिए वेट भी चेंज होता है। इसका यूनिट किलोग्राम है, इसका यूनिट न्यूटन है। ये स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी इसलिए है क्योंकि गाइस ये फोर्स है। समझ में आया? और मास स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसको डिफाइन करने के लिए किसी भी ओनली मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है, बट किसी डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। मतलब ये थोड़ी अपने दोस्तों पूछेंगे, भाई तो 100 kg का है, बट किधर 100 kg का है? लेफ्ट साइड, राइट साइड, अप साइड, बिलो साइड, ऐसा पूछते हो क्या? नहीं ना, डायरेक्ट 100 kg बोल दिया तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाता, हाँ 100 kg मतलब मेरा दोस्त ऐसा होगा। तो जो भी ऐसी क्वांटिटी जिसको डिफाइन करने के लिए ओनली नंबर, मतलब मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती, न्यूमेरिकल्स नंबर की जरूरत पड़ती है, उनको स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। बट जिनको डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ती है, उनको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। ओके, मास नेवर बिकम जीरो, मास जीरो नहीं हो सकता, पर वेट कैन बिकम जीरो। क्यों जीरो होता है? क्योंकि जी की वैल्यू धीरे धीरे कम होने लगती है, और जी की वैल्यू कम होती है तो वेट जीरो हो सकता है। क्योंकि गाइस मास तो जीरो नहीं हो सकता, पर जी तो जीरो होता है ना, तो अगर ये जीरो है तो पूरी की पूरी वैल्यू क्या होगी? जीरो हो जाएगी। समझ में आया? तो ये इतने सारी चीजें मैंने आपकी आंखों के सामने रखी, और ये सभी आपने कर लिया तो ग्रेविटेशन की कहानी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। इवन गाइस अगर आप बोलोगे तो इसकी एक और सीरीज एमसीक्यू से रिलेटेड और एक दो क्वेश्चन से रिलेटेड मैं लेके आऊंगा, वो कर लिया, ग्रेविटेशन को टच करने की जरूरत ही नहीं। समझ में आ रहा है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र।